Welcome to this lesson. So this is our unit number 6 of rural banking, which is based on rural development policies. आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट को समझते हैं क्या बताया जा रहा है। दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि भारत जब से स्वतंत्र हुआ, सरकार, गवर्नमेंट ऑफिशियल और पॉलिसी मेकर ने कुछ तरीका फाइंड किया है दोस्तों। दे हैव फाइंड सम वेज। सो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं वो हमेशा ऐसा वे फाइंड करेंगे जिससे लाइफ हमारा बेटर हो, जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं। इसके अंदर दोस्तों बेसिक नीड का एक्सेस प्रोवाइड करना, जैसे इंप्रूव करें क्लीन वाटर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सभी चीज़ें। जैसे गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट करती है स्कूल बिल्डिंग में, हॉस्पिटल्स इन रूरल एरिया। सो फ्रेंड्स, इसी कारण क्या हुआ कि बेसिक नीड्स का एक्सेस आसान हुआ। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है उसने डेवलप किया, एडजस्ट किया बहुत सारे पॉलिसीज और प्रोग्राम को ओवर द टाइम, ताकि इंप्रूव कर सके इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन रूरल एरिया में। ये जो पॉलिसीज़ थे इनका फोकस था जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना स्मॉल बिजनेसेस को। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ डेवलप किए जिसका फोकस था एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का रूरल एरिया में। ये जो पॉलिसीज़ थे इनका एम था प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करना फार्मिंग में, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना नॉन फार्मिंग सेक्टर में, जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस। जैसे गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज ऑफर करती है, टैक्स ब्रेक ऑफर करती है फार्मर को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम जो है केवल शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ही नहीं प्रोवाइड करती, रैदर वो लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करती है ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ये जो गोल है इसके अंदर पॉवर्टी कम करना, एजुकेशन का एक्सेस प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करना। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारा प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है, सेवरल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किए दोस्तों ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ताकि डिज़ायर आउटकम को अचीव कर सके। ये प्रोग्राम जो है एडजस्ट किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा ओवर द टाइम, ताकि उनकी इफेक्टिवनेस को इंश्योर किया जाए। दोस्तों यहाँ पे कुछ रूरल डेवलपमेंट स्कीम का नाम लिखा गया है, NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये लॉन्च किया गया ताकि सस्टेनेबल इनकम प्रोवाइड कर सके रूरल हाउस होल्ड को जो कि BPL के बिलो रह रहे हैं। IRDP को मॉडिफाई किया गया, इसका नाम रखा गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY 1999 में। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि जब SGSY प्रोग्राम को इवेल्युएट किया गया तो देखा गया कि केवल लाइवलीहुड का हाउस होल्ड का स्मॉल परसेंटेज ही है। ठीक है, सो इट वाज सीन दैट ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द लाइवलीहुड। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या बताया जा रहा है, आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो देखा गया दोस्तों कि जब SGSY को इवेल्युएट किया गया, देखा गया कि एक हाउस होल्ड का स्मॉल परसेंटेज ही सेल्फ हेल्प ग्रुप में इन्वॉल्व थे और वही एक्सेस कर पा रहे थे बैंक क्रेडिट को। तो ये तो क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये सजेस्ट किया गया कि जो प्रोग्राम है वो अपने गोल को अचीव नहीं कर रहा है कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे रूरल हाउस होल्ड को। जैसे मान लीजिए कि फार्मर्स है, फार्मर SHG के पार्ट थे लेकिन वो लोन को सिक्योर नहीं कर पा रहे थे बैंक से ताकि वो नेसेसरी इक्विपमेंट को परचेज कर सकें। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया गया, ऑपरेट किया गया, वो कंसिस्टेंट नहीं था, इफेक्टिव नहीं था। कुछ ग्रुप का बेटर लीडरशिप था, स्ट्रॉन्गर मेंबर पार्टिसिपेशन था, लेकिन दूसरों ने अपने गोल को अचीव करने में स्ट्रगल किया। जैसे कोई SHG है वो लैग कर रहा है क्लीन गोल या इफेक्टिव लीडरशिप, तो इसके पास सक्सेसफुली मोबिलाइज नहीं कर पाएगा अपने मेंबर को अपने इंटेंडेड आउटकम को अचीव करने के लिए। दोस्तों भी बताया जा रहा है कि जो SGSY प्रोग्राम था उसका फोकस था कि हम सपोर्ट प्रोवाइड करें सिंगल टाइप ऑफ लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे फार्मिंग के लिए, जिसने डाइवर्स नीड को एड्रेस न किया। जैसे मान लीजिए कि एक पुअर हाउस होल्ड है, वो स्ट्रगल कर रहा है कि वो अपने फैमिली के लिए स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी का लैक है, कम है। तो दोस्तों उसको सपोर्ट चाहिए होगा एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने में। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो SGSY प्रोग्राम है ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट? तो सब्सिडी के फॉर्म में बिना सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट का, ताकि इंश्योर करता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज हो, मोबिलाइज हो। जैसे एक ग्रुप ऑफ फार्मर है उसको सब्सिडी मिलता है ताकि नया इक्विपमेंट खरीद सके, लेकिन इफेक्टिव लीडरशिप नहीं होता है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तो दोस्तों वो अपने न्यू इक्विपमेंट को इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाएगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि SGSY प्रोग्राम को प्रिवेंट किए अपने इंटेंडेड आउटकम को अचीव करने में। जैसा कि कुछ फैक्टर्स है जैसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप अक्रॉस डिफरेंट रीजन, हाई टर्नओवर रेट, फिर दोस्तों इनएडिक्वेट सपोर्ट फ्रॉम बैंक। जैसे कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप लोकेटेड है रिमोट एरिया में, यहाँ पे बैंकिंग सर्विस का लिमिटेड एक्सेस है, तो वो स्ट्रगल करेगा अपने फाइनेंशियल सपोर्ट को एक्सेस करने में। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि कुछ स्टेट जो है इफेक्टिवली यूज़ नहीं करते हैं जो फंड SGSY प्रोग्राम प्रोवाइड करती है। सजेस्ट करता है कि कुछ इशूज़ हैं जिस तरीके से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दोस्तों NRLM के बारे में बताया जा रहा है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो क्या बताया जा रहा है दोस्तों NRLM के बारे में, आइए डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस व्हाट पॉइंट हैव बीन एक्सप्लेन हियर। तो NRLM को क्रिएट किया गया क्योंकि दोस्तों जो हमारे पहले के जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम थे जैसे SGSY, उसका बहुत सारा लिमिटेशन था, उसका बहुत सारा इशूज़ था। सो दैट्स वाई NRLM वाज इम्प्लीमेंटेड।
तो एनआरएलएम को इम्प्लीमेंट करने के पीछे यही कारण था कि जो हमारा SGSY था इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस थे। तो एनआरएलएम का एम था कि हम बेटर स्ट्रेटजी प्रोवाइड करें ताकि हम इम्प्रूव कर सकें रूरल हाउस होल्ड के लाइवलीहुड को, जो कि लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं, उनके लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों SGSY में एक जो मेजर इशू था वो था स्किल ट्रेनिंग का लैक होना और कैपेसिटी बिल्डिंग का लैक होना। बहुत सारे हाउस होल्ड जो एडवांटेज नहीं ले पा रहे थे प्रोग्राम का, क्योंकि उनके नीड और प्रोग्राम कैपेसिटी के बीच मिसमैच था। ठीक है, तो दोस्तों बताया जा रहा है कि दूसरा इशू क्या था। दूसरा इशू था दोस्तों कि कलेक्टिव इंस्ट्रक्शन नहीं होना, राइट। सो द सेकेंड इशू वाज अब्सेंस ऑफ कलेक्टिव इंस्टीट्यूशन, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशन, जो कि प्रिवेंट करता है पुअर हाउस होल्ड को हायर ऑर्डर सपोर्ट एक्सेस करने में। दोस्तों ये सब इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए कमेटी बनाया गया। इस कमेटी का नाम था दोस्तों क्रेडिट कमेटी ऑन क्रेडिट रिलेटेड इशूज़ अंडर SGSY। तो कमेटी एक बनाया गया क्रेडिट रिलेटेड इशूज़ के अंदर SGSY के अंदर, जो कि रिकमेंड करता है कि एक लाइवलीहुड अप्रोच को अडॉप्ट किया जाए ताकि रूरल प्रॉपर्टी को एलिमिनेट किया जा सके। दोस्तों लाइवलीहुड अप्रोच के अंदर 4 टास्क हैं। पहला है पुअर हाउस होल्ड को मोबिलाइज करें इनटू फंक्शनली इफेक्टिव SHG। जैसे मान लीजिए कि ग्रुप ऑफ वुमेन है जो कि रूरल एरिया से हैं, वो एक साथ आएंगे, SHG को फॉर्म करेंगे अपने रिसोर्स और स्किल को पुल करने के लिए। दूसरा है दोस्तों स्किल को इन्हांस किया जाए बैंक क्रेडिट के लिए, फाइनेंशियल टेक्निकल एंड मार्केटिंग सर्विस के लिए। तीसरा है दोस्तों कैपेसिटी बिल्ड किया जाए, स्किल बढ़ाया जाए कि गेनफुल एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड डेवलपमेंट के लिए। और दोस्तों इसको कैसे करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। और लास्ट है दोस्तों कि बहुत सारे स्कीम को कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारा सोशल और इकोनॉमिक सपोर्ट का एफिशिएंट डिलीवरी हो सके टू पुअर हाउस होल्ड। इसके अंदर क्या होगा, इंश्योर किया जाएगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेट हैं, एक साथ काम कर रहे हैं ताकि कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज मिल सके सपोर्ट सर्विस का। तो ओवरऑल जो लाइवलीहुड अप्रोच है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी है जिसका एम है कि वो रूरल हाउस होल्ड के नीड्स को एक्सेस करेगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों SGSY प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया ताकि सस्टेनेबल इनकम प्रोवाइड कर सके रूरल हाउस होल्ड को जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं, लेकिन इसने अपने डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव नहीं किया, राइट। बट इट डज नॉट, जो इसका डिजायर्ड आउटकम था उसको इसने अचीव नहीं किया, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट SGSY, ओके, वी हैव टॉक्ड अबाउट SGSY। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि एक कमेटी का फॉर्म हुआ जो कि रिव्यू करेगा प्रोग्राम को, NRLM प्रोग्राम, SGSY प्रोग्राम को, ठीक है, और सजेस्ट करेगा कि एक लाइवलीहुड अप्रोच को अडॉप्ट किया जाए, सजेस्टिंग अ लाइवलीहुड अप्रोच टू एलिमिनेट रूरल प्रॉपर्टी। दोस्तों बताया जा रहा है कि 2010 में SGSY को रिस्ट्रक्चर किया गया NRLM में, राइट, ताकि शार्प फोकस हो सके पॉवर्टी रिडक्शन में। फिर दोस्तों NRLM का एम है कि वो 7 करोड़ रूरल पुअर हाउस होल्ड जो है उनको कवर करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से और फेडरेशन इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये प्रोग्राम का नाम रखा गया दीनदयाल अंत्योदय योजना, नवंबर 2015 में। NRLM को इम्प्लीमेंट किया जाता है मिशन मोड में, और दोस्तों ये ऐड किया गया पार्ट थ्रू इन्वेस्टमेंट सपोर्ट। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि NRLM का एम है कि 7 करोड़ रूरल पुअर हाउस होल्ड को कवर करेंगे अक्रॉस 600 डिस्ट्रिक्ट, 6000 ब्लॉक, 2.5 लाख ग्राम पंचायत। दोस्तों NRLM को इम्प्लीमेंट किया गया मिशन मोड में, जो इनेबल किया स्टेबल स्टेट को कि अपने लाइवलीहुड बेस्ड प्रोग्राम को फॉर्मुलेट कर सकें। जैसे मान लीजिए कि एक पुअर फैमिली है किसी रूरल एरिया में जो कि स्ट्रगल कर रही है कि अपने भोजन को प्राप्त करने में स्ट्रगल कर रही है। दोस्तों उसके पास कोई तरीका नहीं है कि इनकम जनरेट करने का, और वो प्रॉपर्टी में रहती है। तो ऐसे सिनेरियो में दोस्तों NRLM जो है पिक्चर में आता है। ये प्रोग्राम हेल्प करता है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाए फैमिलीज़ का ऐसे सिचुएशन में, ताकि हेल्प कर सके एक दूसरे को कि इनकम जनरेट करने में। ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है बहुत सारे लाइवलीहुड में, जैसे लाइव स्टॉक रियरिंग, हैंडीक्राफ्ट, दूसरे स्मॉल स्केल बिजनेसेस में। दोस्तों NRLM प्रोग्राम जो है उनको प्रोवाइड करती है एक्सेस टू क्रेडिट, मार्केट लिंकेज अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। इस अप्रोच के माध्यम से जो पुअर फैमिली है वो सस्टेनेबल इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर सकते हैं। NRLM 7 करोड़ ऐसे हाउस होल्ड को कवर करती है अक्रॉस द कंट्री अगले 8 से 10 साल में, जिससे पॉवर्टी रिड्यूस होगा हमारे ग्रामीण इलाके में। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि NRLM का एम है कि वो पुअर को एम्पावर करे, उसे मोबिलाइज करे, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करे, डेडिकेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करे। मतलब NRLM का फोकस होता है कि पुअर को हेल्प करे कि वो सेल्फ सफिशिएंट बने, इंडिपेंडेंट बने, उनको नेसेसरी रिसोर्स प्रोवाइड करें, उनको नेसेसरी नॉलेज प्रोवाइड करें, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट NRLM। तो आप समझ रहे हो दोस्तों कि NRLM का नाम कैसे चेंज किया गया। एवरी एस्पेक्ट वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग NRLM। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि NRLM एक डिमांड ड्रिवन स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। इसका मतलब कि स्टेट के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपना खुद का प्लान बना सके और एनुअल एक्शन प्लान बना सके पॉवर्टी रिडक्शन के लिए।
तो गरीबी को हटाने के लिए अपना खुद का प्रोग्राम बनाएं, अपना खुद का प्लान बनाएं, राइट। ये इंश्योर करता है कि जो प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जाएगा NRLM के द्वारा उसे टेलर किया जाए ताकि रिक्वायरमेंट मीट कर सके टारगेट ग्रुप प्रत्येक स्टेट में। तो रूरल पुअर को हेल्प करने के लिए, टू हेल्प द रूरल पुअर, सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए रूरल पुअर को NRLM नॉलेज डिसेमिनेशन, फिर स्किल बिल्डिंग, एसेस टू क्रेडिट, मार्केटिंग, लाइवलीहुड सर्विस, ये सभी सपोर्ट करती है। इसका मतलब NRLM जो है ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है ताकि टारगेट ग्रुप जो है नेसेसरी स्किल एक्वायर कर सके, नॉलेज एक्वायर कर सके अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। NRLM का जो कोर वैल्यू है उसके अंदर क्या है, पुअरिस्ट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंक्लूड करना, ठीक है। और दोस्तों ऑनरशिप एंड द की रोल ऑफ द पुअर एंड द इंस्टीट्यूशन। दोस्तों बताया जा रहा है कि NRLM वैल्यू करती है कि टारगेट ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और इनकरेज करे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट में ताकि वो पुअर जो है सेल्फ सफिशिएंट हो सके। दोस्तों जो NRLM के अंदर टारगेट ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है एक पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस से कम्युनिटी लेवल पे, और जितने भी हाउस होल्ड हैं उन्हें पुअर आइडेंटिफाई किया जाता है। जिसका मतलब ये हुआ कि जो टारगेट ग्रुप है उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कम्युनिटी के द्वारा और इसके अंदर सारे हाउस होल्ड होंगे जिनको पुअर के रूप में आइडेंटिफाई किया जाएगा। NRLM टारगेट ग्रुप को दोस्तों डीलिंग किया गया, NRLM टारगेट ग्रुप को डीलिंग किया गया बिलो प्रॉपर्टी लाइन से लिस्ट है और इसको रिवाइज किया जाता है फ्रिक्वेंटली PIP के माध्यम से। PIP होता है पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, जो जिसको वेट करते हैं ग्राम सभा और अप्रूव होता है ग्राम पंचायत के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि NRLM टारगेट ग्रुप जो है BPL पे बेस नहीं होता है, BPL के लिस्ट पे बेस नहीं होता है, और जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है ना वो एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस के माध्यम से होता है कम्युनिटी लेवल पे। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो NRLM जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है फंड के फॉर्म में इंस्टीट्यूशन को, पुअर इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके। तो जैसे रिवॉल्विंग फंड कहते हैं और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट फंड कहते हैं, ये सभी रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है, राइट। सो प्लीज़ रिमेंबर रिवॉल्विंग फंड एंड फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। आइए समझते हैं क्या बताया जा रहा है। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों बताया जा रहा है कि NRLM टारगेट ग्रुप को, ये तो मैं बता दिया। चलिए NRLM का फोकस कहाँ है दोस्तों, लेट्स डिस्कस। NRLM का फोकस है दोस्तों, आप देखिए NRLM का फोकस है कि डिमांड सप्लाई साइड दोनों तरफ फोकस है। ये प्रमोट करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी को पुअर के बीच में और कैटेलिटिक कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। सप्लाई साइड में ये कोऑर्डिनेट करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के साथ। NRLM का एम है यूनिवर्सल कवरेज और रूरल पुअर का। इट वर्क्स टुवर्ड इंप्रूविंग रेमिटेंस। अब बात करते हैं मनरेगा की। सो नाउ लेट्स डिस्कस MG नरेगा। तो इसको एक पॉइंट को समझते हैं कि बेसिकली MG नरेगा क्या है। दोस्तों बताया जा रहा है कि MG नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एक स्कीम है जो कि गारंटी करती है 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट को गारंटी करती है प्रत्येक रूरल हाउस होल्ड को जिसके एडल्ट मेंबर जो है अनस्किल्ड मैनुअल लेबर करना चाहते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि आप रूरल हाउस होल्ड हैं और आप काम करना चाहते हैं तो सरकार आपको कम से कम 100 दिन का एक साल में काम देगी और आपको पेमेंट करेगी। दोस्तों MG नरेगा को पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा 23 अगस्त 2005 को, लेकिन पहली बार इंप्लीमेंट किया गया 200 डिस्ट्रिक्ट में फरवरी 2006 में, और इसको लेटर एक्सटेंड किया गया एडिशनल 130 डिस्ट्रिक्ट इन अप्रैल मई में इसको एक्सटेंड किया गया और तब रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड किया गया अप्रैल 1 2008 से। करंटली MG नरेगा इंप्लीमेंट किया जा रहा है 644 डिस्ट्रिक्ट में। MG नरेगा का मेन एम है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे रूरल पुअर को, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के माध्यम से ये स्कीम जो है हेल्प करता है रूरल पुअर को कि वो लिविंग अर्न कर सके, सेल्फ सफिशिएंट हो सके। जो वर्क प्रोवाइड किया जाता है MG नरेगा में उसके अंदर एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे डिगिंग वेल, बिल्डिंग रोड्स, प्लांटिंग ट्री। इस स्कीम का दोस्तों प्रोविजन है कि वो वेजेस का पेमेंट होगा, सोशल सिक्योरिटी का पेमेंट होगा, एक ड्यूरेबल एसेट का क्रिएशन होगा। जो वेज पे किया जाएगा MG नरेगा में वो केवल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा दोस्तों, रूरल पुअर के लिए सोर्स ऑफ इनकम तो होगा ही होगा, साथ ही साथ दोस्तों हेल्प करेगा डिमांड क्रिएट करने में गुड्स एंड सर्विसेज का। MG नरेगा सक्सेसफुल हुआ है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में रूरल हाउस होल्ड को, और दोस्तों पॉवर्टी को रिड्यूस करता है रूरल एरियाज़ में। दोस्तों बताया जा रहा है कि कोर ऑब्जेक्टिव क्या है MG नरेगा का, आइए समझते हैं। तो MG नरेगा का कोर ऑब्जेक्टिव है कि दोस्तों MG नरेगा का ये प्रोग्राम है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है रूरल पुअर को ताकि उनके लाइवलीहुड और को इम्प्रूव कर सकें। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम है ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है वनरेबल पीपल को, जैसे जो लोग पॉवर्टी में रह रहे हैं, ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके इकोनॉमिक शॉक से। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये तो मैंने आपको बताया, ये जो प्रोग्राम है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिससे रूरल पुअर जो है एसेट बिल्ड कर सकेंगे, अपने लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर सकेंगे। जैसे प्रोग्राम जो है प्रोग्राम के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगा रोड बिल्डिंग के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए, जो कि बेनिफिट करेगा कम्युनिटी को लॉन्ग रन में। दोस्तों MG नरेगा प्रोग्राम का एम है कि वो सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स को प्रमोट करेगा, इंप्रूव करेगा एनवायरनमेंट को रूरल एरियाज़ में। जैसे प्रोग्राम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा एफॉरेस्टेशन के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए। ये प्रोग्राम का एम है कि वो एसेट क्रिएट करेगा जो कि बेनिफिट कर सकता है कम्युनिटी को लॉन्ग टर्म में। सो इट विल क्रिएट एन एसेट दैट विल बेनिफिट द कम्युनिटी इन द लॉन्ग टर्म।
सो दिस हैव बीन एक्सप्लेन्ड हियर। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, ये डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो हमारा ये एमजी नरेगा है, ये सोशली डिसएडवांटेज स्पेशली वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन सभी को एम्पावर करता है। तो ये प्रोग्राम का मेन एम है, एमजी नरेगा प्रोग्राम का मेन एम है कि वो प्रमोट करता है सोशल इंक्लूजन को और एम्पावर करता है मार्जिनलाइज ग्रुप को, जैसे वुमेन को, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब को, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम है ये स्ट्रेंथन करता है लोकल प्लानिंग को, डिसीजन मेकिंग को। सो इट स्ट्रेंथन लोकल प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करता है प्लानिंग में, इंप्लीमेंटिंग ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का एम है कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट करें ग्रास रूट लेवल पे, जैसे लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करें, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो हमारा एमजी नरेगा है, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट कर सकते हैं पावर स्टेट गवर्नमेंट को या सबऑर्डिनेट ऑफिसर को नोटिफिकेशन के माध्यम से, और स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट करेंगे अपने पावर को सबऑर्डिनेट को। स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएंगे ताकि एक्ट के प्रोविजन को कैरी आउट कर सकें। तो प्रोग्राम जो है डेलीगेशन ऑफ पावर को अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से और लोकल ऑफिस, स्टेट गवर्नमेंट से लोकल ऑफिसर को, ताकि प्रोग्राम को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया सके। दोस्तों एमजी नरेगा जो है डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम डिमांड ड्रिवन है, मतलब ये हुआ कि लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं काम इस प्रोग्राम के अंदर और गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इसको। दोस्तों जो स्किल और नॉलेज होता है, अब उसकी बात करते हैं। स्किल नॉलेज और एंटरप्रेन्योरशिप। स्किल नॉलेज एक इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए। और दोस्तों भारत जो है बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है। क्यों, क्या चैलेंज है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। भारत के केस में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है जो कि यहाँ समझाया जा रहा है। लेट मी डिस्कस दिस चैलेंज कि केवल 14.69% जो टोटल वर्कफोर्स है वो ही उसने ही स्किल ट्रेनिंग लिया है। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं दोस्तों NIES-BUD, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1983 में। NIES-BUD एक रजिस्टर्ड है सोसाइटी, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अंदर। तो मई 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इस इंस्टीट्यूट का एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर लिया। NIES-BUD एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो कि ट्रेनिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को एंटरप्रेन्योरशिप का, स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट का। ये इंस्टीट्यूट दोस्तों सर्व करती है फैसिलिटेटर के फॉर्म में, कोऑर्डिनेटर के फॉर्म में। ये प्रमोट करती है एंटरप्रेन्योरशिप को, सपोर्ट करती है स्टार्टअप के डेवलपमेंट को, सेल्फ एम्पावरमेंट को। NIES-BUD दोस्तों ये फैसिलिटेट करती है बिजनेस डेवलपमेंट के प्रोविजन को, प्रोस्पेक्टिव स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप वेंचर्स के लिए। जैसे प्रोवाइड करेगी गाइडेंस, कैसे सिक्योर करें लोन को, कैसे ग्रांट करें, कैसे लोन ग्रांट करें इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ये इंप्लीमेंट करती है ई-मेंटरिंग स्कीम, मेंटरिंग मैकेनिज्म फॉर सपोर्ट, मॉनिटरिंग, फॉलोअप। इसका मतलब दोस्तों ये आपको ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रोवाइड करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी इंडिविजुअल को जिसको जरूरत है। और NIES-BUD कोऑर्डिनेट करती है, फैसिलिटेट करती है एक्टिविटी अंडर द प्रधानमंत्री युवा योजना और सर्टिफाई करती है बेनिफिशियरी को। ये गवर्नमेंट स्कीम है जो कि प्रोवाइड करती है एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, आइए डिस्कस करते हैं। तो हमारा IIE के बारे में बताया जा रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक ऑटोनोमस नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि इस्टेब्लिश किया गया 1993 में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ SSI एंड ARI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी। दोस्तों ये सुपरविजन है कि MSD के सुपरविजन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। IIE कोलैबोरेट करती है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि आउटरीच को बढ़ा सके और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर सके। ये इंस्टीट्यूट प्रमोट करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूथ को, ठीक है। दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बताया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है एक स्कीम है जो कि क्रिएट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, ताकि प्रोवाइड कर सके आउटकम बेस्ड स्किल ट्रेनिंग। यानी दोस्तों ये जो PMKVY स्कीम, यहाँ देखो ये टॉपिक स्कीम का ही है, हम लोग अलग अलग स्कीम की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ये एक स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने क्रिएट किया, ओके। सो ताकि आउटकम बेस्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके इंडियन यूथ को, यानी इंडियन यूथ को आउटकम बेस्ड स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। इस स्कीम का एम है कि जो हमारे बहुत सारे यूथ अनएम्प्लॉयड हैं, राइट, उसको एम्प्लॉय बना सके और उनको एक लाइवलीहुड अर्न करवा सके। दोस्तों इस स्कीम को लॉन्च किया गया 15 जुलाई 2015 में। और फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वर्ल्ड यूथ स्किल डे के दिन लॉन्च किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया स्कीम को दूसरे 4 साल के लिए, 2016 से 2020 के लिए। आउटले था दोस्तों 12,000 करोड़ का। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो स्कीम है दोस्तों वो हमारा PMKVY स्कीम का 2 कंपोनेंट है। पहला है दोस्तों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली मैनेज्ड CSCM, और दूसरा है दोस्तों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो 75% जो PMKVY फंड है 2016 से 2020 के बीच में, वो अवेलेबल होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप MSD को। क्यों अवेलेबल होगा, ताकि NSDC का स्किलिंग हो सके अंडर द CSCM स्कीम। जबकि 25% जो फंड होगा वो एलोकेट किया जाएगा स्टेट को अंडर CSSM स्कीम। यानी CSM क्या होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेज स्कीम।
दोस्तों ये जो NSDC है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत में। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो उड़ान स्कीम के बारे में बताया जा रहा है, उड़ान स्कीम एक पार्ट है हमारे स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव का, SII का, जम्मू कश्मीर में, और फंड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और इम्प्लीमेंट किया जाता है NSDC के द्वारा। दोस्तों उड़ान प्रोग्राम का एम ये है कि स्किल और जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो उड़ान प्रोग्राम का मेन एम क्या है दोस्तों, वही बताया जा रहा है। उड़ान प्रोग्राम का मेन एम है कि ये स्किल प्रोवाइड करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड को जम्मू एंड कश्मीर में, पार्टिकुलरली ग्रेजुएट को। दोस्तों ये जो प्रोग्राम है इसका एम है कि वो एक्सपोज करेगा कॉर्पोरेट इंडिया को, किससे, रिच, इट एक्सपोज कॉर्पोरेट इंडिया टू रिच टैलेंट पूअर अवेलेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। इस स्कीम ने एलोकेट किया गया फंड 750 करोड़ का MHA के द्वारा। टारगेट था कि वो 40,000 यूथ को रीच करेगा जम्मू एंड कश्मीर में ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। 44,000 कैंडिडेट से भी ज़्यादा ने उड़ान ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन किया, इसमें से 39,000 ने ट्रेनिंग कंप्लीट किया। दोस्तों प्रधानमंत्री, उसके बाद जो नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान, इसको लॉन्च किया गया नवंबर 2016 में। इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिए प्रधानमंत्री युवा योजना स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया नवंबर 2016 में, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कर सके अमॉन्ग यंग पीपल इन इंडिया। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि इस स्कीम का मेन एम क्या है कि ये एक इकोसिस्टम क्रिएट करेगा जो कि यंग पीपल को हेल्प करेगा स्टार्टिंग और ग्रोइंग देयर ऑन बिजनेस। जैसे दोस्तों ये स्कीम का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये है कि एजुकेट करना, इक्विप करना पोटेंशियल और अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योरशिप को, कनेक्ट करना एंटरप्रेन्योर को नेटवर्क ऑफ पीयर्स, मेंटर्स, इनक्यूबेटर्स, फंडिंग के माध्यम से। और देखते हैं दोस्तों क्या क्या मेन एम है हमारा इस योजना का। प्रधानमंत्री जो हमारा प्रधानमंत्री युवा योजना का और क्या क्या एम है दोस्तों। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पार्टनरशिप के फॉर्म में विद बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट बिजनेस के साथ पार्टनरशिप कर रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप कर रही है, राइट। और क्या कर रही है दोस्तों, ताकि यंग पीपल को रिसोर्सेज मिल सके, राइट। मेन ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोवाइड रिसोर्सेज टू द यंग पीपल, ताकि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके और ग्रो कर सकें। दोस्तों फिर क्या बताया जा रहा है कि ये स्कीम जो है यंग पीपल को ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करती है, एक्सेस टू लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ताकि वो अपने स्किल को डेवलप कर सकें। दोस्तों बताया जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम में इस स्कीम के अंदर क्या आता है, ये स्कीम इंक्लूड करती है दोस्तों, दिस स्कीम इंक्लूड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोसीड्योर। तो इस स्कीम की यंग पीपल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग एक्सेस करने में। इस स्कीम के अंदर दोस्तों गाइडलाइंस होता है, ठीक है। इस स्कीम के अंदर दोस्तों गाइडलाइन होता है कि लैब इन द इंस्टीट्यूशन। तो जैसे मान लीजिए कि स्कीम क्या करती है दोस्तों, दिस स्कीम प्रोवाइड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये जो स्कीम है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कैसे लैब को सेटअप किया जाए, कैसे लैब को ऑपरेट किया जाए, ठीक है, जो कि यंग पीपल को हेल्प करेगा स्किल को डेवलप करने में, ताकि अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सके, बिजनेस को ग्रो कर सकें। ये है दोस्तों हमारा युवा योजना। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रेंड में तो और भी कुछ पॉइंट बताए गए हैं हमारे प्रधानमंत्री युवा योजना के बारे में। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो हमारा प्रधानमंत्री युवा योजना है, स्कीम है, ये एक स्कीम है जो कि प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को। तो ये स्कीम एजुकेशन, ट्रेनिंग, सपोर्ट नेटवर्क प्रोवाइड करता है, ताकि अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर को इक्विप कर सकें। इस स्कीम के अंदर पार्टनरशिप होता है पब्लिक के साथ, प्राइवेट स्टेक होल्डर के साथ। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा स्कीम है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन। दोस्तों बताया जा रहा है कि लॉन्च किया गया सितंबर 2015 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इस मिशन का एम है कि रूरल एरिया को स्ट्रेंथन किया जाए, उनको इकोनॉमिक, सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। इस मिशन का एम है कि 300 आर अर्बन क्लस्टर बनाया जाएगा अगले 5 साल में, राइट। अगले 5 साल में कि 300 आर अर्बन क्लस्टर बनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें से 100 क्लस्टर लिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लस्टर जो आइडेंटिफाई किया जाएगा स्कीम के प्रोग्रेस में। जैसे जैसे स्कीम प्रोग्रेस करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा क्लस्टर को क्या किया जाएगा दोस्तों, आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर दोस्तों और क्या पॉइंट बताया जा रहा है, लेट्स डिस्कस। दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव है, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा रूरल अर्बन डिवाइड है उसको दोस्तों जो डिवाइड है रूरल अर्बन का उसको ब्रिज करें, राइट। सो वट एवर इज द डिवाइड, रूरल अर्बन डिवाइड, दैट हैज़ टू बी ब्रिज। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टिकुलर प्रोग्राम। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि जो हमारा DPAP है, यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है DPAP, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है दोस्तों कि जो हमारा DPAP है, HADP है, DDP है, ये सब इंट्रोड्यूस किया गया। ऑल दिस थिंग वी आर इंट्रोड्यूस इन द अर्ली 70s। मैं बताता हूँ दोस्तों ये सब होता क्या है, व्हाट इज़ DDAP, लेट मी एक्सप्लेन दिस यूजिंग एग्जांपल। तो ये DDAP, HADP, DDP ये सभी इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों। कब लाया गया, अर्ली 70s में लाया गया, करेक्टिव मेजर, ताकि जो इंक्रीज गैप है बिटवीन द प्रॉस्परस एंड बैकवर्ड एरिया उसको फिल कर सकें।
कैसे एड्रेस कर सके इस इंक्रीज गैप को, इसके लिए DDAP लाया गया। अब दोस्तों इसके बाद DDP लाया गया, फिर HADP लाया गया। तो DDAP लॉन्च किया गया 1973 में, ताकि इम्प्रूव कर सके एरिड और सेमी एरिड एरिया के कंडीशन को, ठीक है, जिसके पास पुअर नेचुरल रिसोर्स है। तो ये प्रोग्राम का एम है कि इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करें, डेवलप करें, मैनेज करें वाटर रिसोर्स को, सॉइल और मॉइस्चर को कंजर्व करें, एफॉरेस्टेशन करें। दोस्तों प्रधानमंत्री ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया बहुत सारे स्टेज में। पहला स्टेज कवर किया 107 डिस्ट्रिक्ट इन 14 स्टेज, ठीक है। उसके बाद ये सब मैंने आपको बताया DDAP, SDP और इसके बारे में। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री युवा विकास अभियान जो है, देखिए HADP कहाँ लाया गया, हिल एरिया में लाया गया। DPAP फोकस था वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट पे, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन पे, ये DPAP था। और दोस्तों DPAP होता है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, HADP होता है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो नाम से ही क्लियर है, आपको समझ डांटने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों डिजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है DDP। सिंपल सी बात है, जो हिली एरिया होगा वहाँ पे HADP होगा, जो डिजर्टी एरिया होगा वहाँ पे DDP होगा, जो आपके ड्रॉट प्रोन एरिया होगा वहाँ पे DPAP होगा। समझे बात को? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इस प्रोग्राम को लेटर मर्ज कर दिया गया, किसके साथ मर्ज कर दिया गया दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। यस, सो लेटेस्ट डिस्कस किसके मर्ज के साथ मर्ज किया गया, मतलब 1960 में दोस्तों बताया जा रहा है कि इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोग्राम को, ताकि कंट्री के इकोनॉमी को डेवलप कर सके। लेकिन दोस्तों ये प्रोग्राम मोस्टली बेनिफिट किया प्रॉस्पेरस एरिया को, ठीक है। तो दोस्तों इस इशू को एड्रेस करने के लिए सरकार ने बहुत सारा एरिया स्पेसिफिक प्रोग्राम को लॉन्च किया अर्ली 1970s में, ठीक है। अर्ली 1970s में लॉन्च किया। ये प्रोग्राम का फोकस था कि स्पेसिफिक रीजन को डेवलप किया जाए। एक प्रोग्राम था दोस्तों DPAP, यानी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, जो कि लॉन्च किया गया 1973 में, ठीक है। दोस्तों ये DPAP का एम है कि इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर किया जाए एरिड और सेमी एरिड एरिया में, जिसके पास पुअर नेचुरल रिसोर्स है। DPAP दोस्तों इसके अंदर इंक्लूड करती है बहुत सारी मेजर, जैसे सॉइल मॉइस्चर कंजर्व करना, एफॉरेस्टेशन, पैस्चर लैंड डेवलप करना, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट करना, बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना लोगों को। ये प्रोग्राम इक्वली फंड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट के द्वारा। दूसरा एरिया स्पेसिफिक प्रोग्राम था HADP था दोस्तों हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये लॉन्च किया गया हिल एरिया के डेवलपमेंट के लिए। नाम से ही क्लियर है दोस्तों, DPAP किस लिए लॉन्च किया, ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए। HADP किसके लिए लॉन्च किया गया, हिल एरिया के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या था, हिल एरिया के क्या था, हिल एरिया दोस्तों टोटल एरिया का 21% कॉन्स्टिट्यूट करता है, और टोटल 9 पॉपुलेशन का 9% जो है इसके अंदर दोस्तों सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रोग्राम का मेन फोकस था कि जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो लोग हिल एरिया में रह रहे हैं, उसको इम्प्रूव किया जाए। तो दोस्तों ये जो HADP प्रोग्राम था ये इम्प्लीमेंट किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके फंडिंग मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो दोस्तों ये सब बताया जा रहा है। अब ज़रा बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, DPAP के बारे में और कुछ पॉइंट बताया जा रहा है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि DPAP 1973 में लॉन्च किया गया, ताकि हेल्प कर सके वैसे एरिया को जो कि वाटर स्कार्सिटी से सफ़र कर रहे हैं और मॉइस्चर स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं, जो कि कॉमन प्रॉब्लम होता है दोस्तों हमारे एरिड और सेमी एरिड रीजन में, राइट। एरिड और सेमी एरिड रीजन में कॉमन प्रॉब्लम होता है, राइट। सो उसके साथ उससे बचने के लिए लाया गया। दोस्तों बताया जा रहा है कि प्रोग्राम का एम था कि इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करें, वाटर रिसोर्स को मैनेज करें, सॉइल और मॉइस्चर को कंजर्व करें, एफॉरेस्टेशन करें, पार्शियल लैंड को डेवलप करें। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम था गवर्नमेंट और स्टेट इक्वली शेयर करते हैं खर्चे को, और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि आप गाँव में रहते हैं किसी सेमी एरिड विलेज में, यहाँ पे पानी की कमी है, तो DPAP प्रोग्राम क्या करेगा, आपके विलेज को हेल्प करेगा स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, कि वो रेन वाटर को कैप्चर कर सके, स्टोर कर सके, ट्री को प्लांटेशन कर सके, ताकि सॉइल इरोजन को अवॉइड करें। दोस्तों HADP के बारे में बताया जा रहा है, HADP लॉन्च किया गया 1975 में, ताकि जो लोग हिल एरिया में रह रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन मिले, ताकि अपने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें। तो ये हिली एरिया वाले लोगों के लिए था, जो लोग हिल पे रह रहे हैं, राइट, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लाया गया HADP। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि ये प्रोग्राम फोकस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हिल एरिया। जैसे मान लीजिए कि आप एक हिल एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे डिफिकल्ट है क्रॉप को ग्रो करना, जहाँ पे डिफिकल्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फाइंड करना, तो HADP प्रोग्राम हेल्प करेगा आपके विलेज को वो आपको प्रोवाइड करेगा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि बेटर रोड, हेल्थ केयर फैसिलिटी। ये फोकस करेगा एग्रीकल्चर को डेवलप करने में। दोस्तों DDP ये हमारा थर्ड प्रोग्राम है, जिसका नाम है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये लॉन्च किया गया 1977-1978 में, ताकि कंट्रोल कर सके डिजर्टिफिकेशन को और मिटिगेट कर सके ड्रॉट का जो एडवर्स इंपैक्ट होता है डेजर्ट एरिया में। तो प्रोग्राम का एम था कि इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करेंगे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे लैंड और वाटर रिसोर्स का इन सभी एरिया में। तो इस प्रोग्राम के अंदर दोस्तों 227 ब्लॉक को कवर किया गया 40 डिस्ट्रिक्ट में। जैसे मान लीजिए कि आप किसी डेजर्ट एरिया में रहते हैं जहाँ पे पानी की कमी है और ज़मीन जो है बैरन है, तो DDP प्रोग्राम हेल्प करेगा आपके विलेज को स्ट्रक्चर बिल्ड करने में। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है पावर सप्लाई टू रूरल इंडिया प्रोग्राम। आइए बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो बहुत लोग जो हमारे
रूरल एरिया में रहते हैं वो ऊँट को यूज़ करते हैं, काउ डंग यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज़ करते हैं अपने फ्यूल के रूप में कुकिंग के लिए, ठीक है। वो गैस और इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं वो एनिमल पावर को यूज़ करते हैं या अपने फिजिकल लेबर को यूज़ करते हैं ऐसा करने के लिए। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो एक्सेस ये इलेक्ट्रिसिटी का जो लैक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सेस का जो लैक है, ठीक है, ये दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी का जो लैक है, ये सिग्निफिकेंट बैरियर है जिससे लोगों का लाइफ जो है नहीं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बिना बिजली का तो चिल्ड्रन क्या होंगे, वो पढ़ेंगे एकदम काले में, और बिजनेसेस क्या होगी, वो ऑपरेट नहीं कर पाएगी मशीनरी को। जब बिजली नहीं रहेगा तो मशीन कैसे चलेगा, और जो बच्चे होंगे वो कैसे, वो अंधेरे में पढ़ेंगे, राइट। तो दोस्तों यही बताया जा रहा है कि बिजली न होने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए एक योजना का नाम लिया गया है यहाँ पे, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, DDUGAY। ये गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया 2015 में ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके रूरल एरिया में। तो ये है कि इंश्योर करें कि जो भी लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, उनके पास बिजली के प्रावधान हो, राइट। तो सभी लोगों के पास रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो प्रोग्राम है उसका एम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें जो कि ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने का रूरल एरिया में। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर आप क्या करेंगे, नया पावर लाइन बिछाएंगे या अपग्रेड करेंगे एग्जिस्टिंग वन को। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगी, आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू BPL हाउस होल्ड। तो जो लोग BPL हाउस होल्ड है उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी ताकि लाइवलीहुड को हेल्प कर सके रूरल एरिया में। फिर दोस्तों जो हमारे नॉन कमर्शियल एनर्जी हैं वो प्रोवाइड करेगी 80 to 90% ऑफ द एनर्जी फॉर कुकिंग एंड हेल्थ, कुकिंग हीटिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो प्रोडक्शन नीड्स को मीट किया जाएगा एनिमल एनर्जी से, ह्यूमन लेबर से। एनर्जी अवेलेबिलिटी का जो लैक है वो मेजर कंस्टेंट है दोस्तों रूरल एरिया के लाइफ के डेवलपमेंट में। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, ये स्कीम लॉन्च किया गया 2015 में ताकि प्रोवाइड कर सके कंटिन्यूस पावर सप्लाई टू रूरल एरिया। ये स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके रूरल एरिया में। जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, एक एजेंसी होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में। याद रखिएगा REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये स्कीम का एम है कि वो स्टेबल और रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें रूरल एरिया में और फोकस करें इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में ताकि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस स्कीम का एम है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे विलेजेस को जो कि प्रीवियसली नॉट कनेक्टेड टू द पावर ग्रिड, जो कि पहले पावर ग्रिड से कनेक्टेड नहीं थी। ये स्कीम दोस्तों फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करती है। दिस स्कीम आल्सो प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू BPL रूरल हाउस होल्ड। जो BPL रूरल हाउस होल्ड है उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करती है। फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फंडिंग ग्रांट करती है दोस्तों, कितना, प्रोजेक्ट कॉस्ट का 60%, ठीक है। ये कुछ स्पेशल स्टेट है उनके लिए 85% का फंडिंग ग्रांट करती है। तो इस स्कीम का एम है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके विलेजेस में जो कि प्रीवियसली पावर ग्रिड से कनेक्टेड नहीं थे। तो गवर्नमेंट कितना फंडिंग प्रोवाइड करती है दोस्तों वो देख लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ यहाँ दिया हुआ है, यस। तो गवर्नमेंट जो है ग्रांट फंडिंग प्रोवाइड करती है अप टू हाउ मच, अप टू 60% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट का 60%, स्पेशल स्टेट के लिए 85% और एडिशनल ग्रांट देती है 15% का, ठीक है, जैसे ही प्रिस्क्राइब माइलस्टोन को अचीव हो जाता है। और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम ने, और दोस्तों बताया जा रहा है कि जो REC है इसने सब्सिडी अमाउंट रीच कर दिया है 53,53,326 करोड़ टू स्टेट फॉर स्कीम इम्प्लीमेंटेशन। IEA ने एक्नॉलेज किया 2018 में कि इंडिया का इलेक्ट्रिफिकेशन जो है प्रत्येक विलेज का एक ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरीज है वर्ल्ड में 2018 में। अब ड्राईलैंड फार्मिंग की बात करते हैं, लेट्स स्टडी बेसिकली व्हाट इज़ ड्राईलैंड फार्मिंग। अब दोस्तों बताया जा रहा है ड्राईलैंड फार्मिंग के बारे में, आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ड्राईलैंड फार्मिंग इन डिटेल। तो ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होता है दोस्तों, ड्राई फार्म एरिया जो है टोटल ग्रॉस क्रॉप एरिया का कितना होता है दोस्तों, 70% होता है, राइट। और जिसको यूज़ किया जाता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए। तो इंटीग्रेटेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, IDLADB। तो ये लॉन्च किया गया 1970 से 1971 में ताकि डिमॉन्स्ट्रेट कर सके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, किसके द्वारा, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। So friends, this was part 1 lecture which was available to all the candidates, but the part 2 lecture is paid one which will be available to only paid member. So if you want such type of lecture, such type of explanation where each and every concept is explained using example in the short way possible, then you can opt for our paid plan. If you are interested to opt for paid plan, kindly WhatsApp me on the number shown on the screen. You can also find my contact number in the description section. Thank you.